जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम बीए सेकंड सेमेस्टर की जो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की परीक्षा होने वाली है उसके सभी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को पढ़ समझने वाले हैं और उन्हें पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो परीक्षा होगी वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगी यानी बहुविकल्पीय परीक्षा होगी। आज की क्लास में हम शुरू करते हैं। इसमें यूनिट नंबर 1 के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न। तो जैसे हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे सामने है। पहला प्रश्न है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा में किया जाता है। तो इसका आंसर होगा वृहद अर्थशास्त्र। आपको जो टिक मारना है वो मारना है वृहद अर्थशास्त्र पर। जो दूसरा प्रश्न है हमारा, समष्टि अर्थशास्त्र का एक अन्य नाम क्या है। इसका नाम है राष्ट्रीय आय विश्लेषण, यानी इसमें राष्ट्रीय आय का विश्लेषण किया जाता है। माइक्रो एवं मैक्रो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो रेजर फिश ने सबसे पहले माइक्रो और मैक्रो शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था। वैश्विक आर्थिक मंदी किस वर्ष में आई थी, यानी जो वैश्विक आर्थिक मंदी थी वो किस वर्ष में आई थी। 1929 ईस्वी में जो वैश्विक आर्थिक मंदी आई थी। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म एवं वृहद अर्थशास्त्र को एक दूसरे से पूरक मानते हैं। जो थे बोल्डिंग एवं सैमुअल्सन। राष्ट्रीय आय से संबंधित निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राष्ट्रीय आय देश में उत्पन्न की गई आय को केवल वह भाग ही सम्मिलित किया जाता है जिसे मुद्रा रूप में व्यक्त किया जा सके, वो है पीगू। आंसर इसका पीगू। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने उत्पत्ति के स्थान पर उपभोग को राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय लाभांश का आधार माना है। फिशर ने। बहुत ही आसान प्रश्न हमारे सामने आ रहे हैं। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्र ने राष्ट्रीय आय की धारणा को कुल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट के बीच की धारणा माना है। कीन्स ने। यदि हम कुल राष्ट्रीय आय में से कुल प्रयोगकर्ता लागत को निकाल देते हैं तो राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। कौन सी होगी, देखिए इधर। उपर्युक्त विचार निम्नलिखित में से किस विद्वान का है। किन्स का। यानी जो हमने अभी पढ़ा है, यदि हम राष्ट्रीय उत्पादन में से कुल प्रयोगकर्ता लागत को निकाल देते हैं तो राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। यानी ये जो विचार है ये किस विद्वान का है, ये है किन्स नामक विद्वान का है। 10वां हमारे सामने प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय समिति ने किस सन में राष्ट्रीय आय की परिभाषा प्रस्तुत की। 1951 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित में से किस विभाग में राष्ट्रीय आय को व्यापक दृष्टिकोण से परिभाषित किया गया है। आर्थिक मामलों का विभाग। किस देश में एक वर्ष की अवधि में देश के व्यक्तियों एवं प्राप्त आय को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारते हैं। वैयक्तिक आय के समुच्चय का अध्ययन कहलाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के रूप में जाना जाता है। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में घरेलू आय राष्ट्रीय आय के बराबर होती है। मंद अर्थव्यवस्था। समष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्रीय आय का अध्ययन है जो कि 4 प्रमुख कारकों से संबंधित है। घरेलू फर्म, सरकारी और बाह्य क्षेत्र। मैक्रो शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रो, जिसका अर्थ है वृहद यानी बड़ा, विशाल। समष्टि अर्थशास्त्र वास्तविक अर्थव्यवस्था एवं मौद्रिक अर्थव्यवस्था के बीच का अंतर करता है। आइए दूसरे पेज को बदलते हैं। 18वां प्रश्न हमारे सामने है, राष्ट्रीय आय है क्या है। प्रवाह अवधारणा, यानी जो राष्ट्रीय आय है वो प्रवाह अवधारणा के अंतर्गत आती है। आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का पिता किसे कहते हैं। जे.एस. कीन्स को जो आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का पिता कहते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है। जो सेवा क्षेत्र है हमारे भारत का, उसमें भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है। तो इसका करेक्ट आंसर है सेवा क्षेत्र का। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का एक भाग नहीं है। लाभ, यानी जो राष्ट्रीय आय है उसका एक भाग नहीं है लाभ। माल जो उपयोग के लिए तैयार
करते हैं उत्पादक कहलाते हैं। इसका पहला आंसर है अंतिम माल, और जो इसका दूसरा आंसर है उत्पाद माल। यानी इसका जो करेक्ट आंसर हमें लगाना है ए और सी दोनों। अब चलते हैं 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है राष्ट्रीय आय। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है? हमने अभी पढ़ा है सेवा क्षेत्र का। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का एक भाग नहीं है? लाभ। माल जो उपयोग के लिए तैयार है उत्पादक कहलाते हैं। जो अंतिम माल होता है, एक आंसर इसका ये है, और उत्पादक माल समान। यानी ए और सी इसका करेक्ट आंसर है। एक देश की राष्ट्रीय आय को शुद्ध घरेलू उत्पाद भी कहा जाता है। एक लेख वर्ष की अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की खपत के रूप में जाना जाता है। कुल खपत को वस्तुओं का वर्गीकरण निर्भर करता है माल और अंतिम उपयोग पर। अंतिम माल का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? ये सभी, यानी उपभोक्ता के द्वारा, सरकार के द्वारा और उत्पादक के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाह का चर नहीं है? एक देश में पैसे की आपूर्ति एक प्रवाह का चर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक स्टॉक चर है? दिल्ली और मनाली के बीच की दूरी स्टॉक चर है। यानी पूंजीगत सामान है वह सामान जो कई वर्षों की उत्पादक प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। और नंबर 2 है जिसमें मूल्य ह्रास हानि नहीं शामिल है। वह सामान जो सीधे मानव की ज़रूरतों को पूरा करता है कहलाता है उपभोक्ता सामान। समझ गए आप? अंडरस्टैंड? वह सामान जो सीधे मानव की ज़रूरतों को पूरा करता है क्या कहता है? उपभोक्ता सामान। यदि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार बजट अधिशेष है तो इसका अर्थ क्या है? कर राजस्व से सरकारी व्यय अधिक होगा यदि पूर्ण व्यय प्राप्त किया जा गया है। जीडीपी डिप्लेक्टर क्या है? यानी यदि यह मुद्रास्फीति का एक उपाय है जो अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की पूरी श्रृंखला का मूल्यांकन करता है। कुल मांग में वृद्धि का क्या परिमाण होता है? अल्पावधि में जीडीपी बढ़ाने के लिए यह धन गुणक दिखाता है। रुपए में पैसे की आपूर्ति में परिवर्तन, बैंक ऋण में 1.00 परिवर्तन। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी कम ब्याज दरों और संतुलन सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि पर। अब चलते हैं हम 36वें प्रश्न की ओर। एक वाणिज्यिक बैंक में जितनी रिजर्व रखने की आवश्यकता होती है वह बराबर होती है इसकी मांग जमा को आवश्यक आरक्षित से गुणा किया जाता है। यदि ब्याज दर में वृद्धि होती है तो खपत नीचे स्थानांतरित हो जाती है। समान मौद्रिक नीति और सख्त राजकोषीय नीति के कारण है उच्च वास्तविक दरें। व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है व्यक्तिगत इकाइयों का। प्रोफेसर कीन्स ने आर्थिक विश्लेषण की कौन सी पद्धति अपनाई है? समष्टि आर्थिक प्रणाली। निम्न में से समष्टि पक्ष किसके द्वारा इंगित होता है? देश की प्रति व्यक्ति आय के। देश में बेरोजगारी की दर पर प्रभाव का अध्ययन निम्नलिखित में से किस विषय सामग्री में किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र होती है, उसमें देश की बेरोजगारी दर का जो अध्ययन होता है उसे किया जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों की राय में सूक्ष्म एवं व्यापक आर्थिक प्रणालियाँ है एक दूसरे की पूरक है। राजकोषीय नीति के निर्माण में सहायक होती है समष्टि आर्थिक प्रणाली। नाम मात्र जीडीपी के लिए कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यानी। अब 35वां प्रश्न हम हल करते हैं। नाम मात्र जीडीपी के लिए कौन सा कथन सही है? सबसे पहला कथन है नाम मात्र जीडीपी की गणना मौजूदा कीमतों पर आधार पर की जाती है। यो सही है बिल्कुल। नाम मात्र जीडीपी की गणना कीमतों के आधार पर की जाती है, बिल्कुल गलत है। नाम मात्र जीडीपी का डाटा वास्तविक जीडीपी की तुलना में अर्थव्यवस्था की सटीक तस्वीर दिखाता है। ये आपको देखना है, ये वैसे गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है केवल एक है। निम्नलिखित में से कौन सा 47वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी जीडीपी की गणना करने का एक विधि नहीं है?
उत्पादक विधि, व्यय विधि, आय कानून विधि। तो कम लागत विधि हमारी जीडीपी की गणना करने की एक विधि नहीं है। मैक्रो शब्द किस देश की भाषा से व्युत्पन्न किया गया है? ग्रीक भाषा से। समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है सभी वस्तुओं यानी अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर, वस्तुओं की पूर्ति का नियम और सकल घरेलू मांग। तो जो हमारा 48वां प्रश्न है, मैक्रो शब्द किस देश की भाषा से व्युत्पत्ति की गई है, यानी जो मैक्रो शब्द है किस देश की भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है, नंबर 1, अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर, बिल्कुल सही है। वस्तुओं की पूर्ति का नियम, बिल्कुल सही है। सकल घरेलू मांग, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, हमें इन चारों में से उपयुक्त सभी पर हमें टिक मारना है। सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। उचित रूप से समष्टि अर्थशास्त्र देन है किन्वे की। किसी एक फर्म में उत्पाद के उतार चढ़ाव का अध्ययन किस प्रणाली द्वारा किया जाता है? व्यष्टि आर्थिक प्रणाली में।